चैप्टर 1 आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत, क्योंकि चैप्टर 1 से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, क्योंकि ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट उसका एक अच्छा समझ आधुनिक भारतीय इतिहास का होता जाए। और यूपीएससी में सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो इसी बुक से रहता है और आधुनिक भारतीय इतिहास से ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत को पहले हमको पढ़ना है, तो पहले हमको 1498 से हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्रोत इससे पहले भी था, लेकिन 1498 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत इस टाइम तक बहुत आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से जो है यूरोपियों का आगमन भी शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1765 से 1947 के बीच क्या क्या बदलाव आए स्रोत को लेकर के, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम आधुनिक इतिहास के भारत को स्रोत को पढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे इस टाइम तक क्या आ गया था, प्रेस आ गया था, साहित्य आ गया था, उपन्यास और चित्रकला आ गए थे, विदेशी यात्रा हो गया था। तो ये सब क्या हुआ था इस दरमियान, ये सब जो है फल फूल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स यहां से रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। भारत में 18वीं से 20वीं शताब्दी, अब 18वीं से 20वीं शताब्दी मतलब ध्यान रखना, 18वीं से 20वीं शताब्दी बोल रहे हैं मतलब 1701 से 1999 तक, याद रखना, एक घटा के होता है। ठीक है, अच्छा, भारत में 18वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री मिली। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास वाला चीज होता है, तथा भारतीय इतिहास निर्माण में राजकीय अभिलेख हो गया, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिलेख हो गया, और दस्तावेज को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है इन सभी चीज को, तभी ना हम इन सब के बारे में अच्छा से जान पाएंगे। यहां पर पढ़ते हैं, औरंगजेब का शासन खत्म हुआ 1707 में, क्योंकि इस टाइम इसकी मृत्यु भी हो गई। अब मृत्यु हो गया तो मुगल शासक इसके बाद कमजोर हो गया, मुगल शासक कमजोर हुआ तो मुगल सत्ता का पतन भी होना स्टार्ट हो गया। अब जब पतन होना स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे स्वतंत्र शासक जो है उभर के आ गए, और इन्हीं स्वतंत्र शासकों से जो है अंग्रेजों का जो है मुकाबला होता है, क्योंकि अंग्रेजों को भी वो बेनिफिट मिल गया था कि स्वतंत्र हैं, थोड़ा कमजोर हैं, तो हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं। वहीं आगे इस बात को मैंने लिखा भी है। ठीक है, क्या लिखा है, इन्हीं स्वतंत्र शासकों से ब्रिटिश भिड़ते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। अच्छा, 1500 से लेकर के 1700 तक कंपनी का बस व्यापारिक मामला था, ऐसा नहीं था कि इस टाइम उनको जो है प्रशासन देखना था या कुछ और देखना था, बस व्यापारिक मामला था। तथा 1700 के बाद ब्रिटिश के प्रशासन में जो है कदम आता है, यानी 1700 के बाद जो है वो अपने प्रशासन में अपने कदम को रखना स्टार्ट करता है। देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम और फ्लो चार्ट लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ इस चीज़ को। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है यार इसको बनाने में, नोट्स बनाने में, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और ऊपर से वीडियो के माध्यम से भी समझाते हैं और नोट्स के भी माध्यम से समझाते हैं। बाकी नोट्स के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड ही हो सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा ग्रुप बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर इसको देखते हैं। 1600 से पहले हमने रखा है 1765, फिर 1765 से 1858, 1858 से हमारी आज़ादी तक यानी 1947। अच्छा, 1600 से 1765 के बीच क्या होता है, इस समय केवल भारत में व्यापार ही चल रहा था। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, 1765 के बीच में क्या हुआ था, 1764 का जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बक्सर का जब युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध जब हो गया तो इसके बाद अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज ने जो है बंगाल पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इससे पहले भी नियंत्रण था प्लासी के युद्ध में, है ना, याद रखना 1757, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं था। इसके बाद पूरा अपने आप में कब्जा लिया पूरा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या होने लगा, बंगाल के क्षेत्र में व्यापार प्लस प्रशासन दोनों जो है अंग्रेज देखने लगी, व्यापार प्रशासन देखने लगी, तो यह सभी जानकारी जो है लिखकर अपने पास जो है अंग्रेज रख लेते थे, क्योंकि हम याद रखना हम आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत को अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमको अभी स्रोत को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, 1900 अब क्या हुआ, जब 1858 के बीच क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। ठीक है, अब 1857 का, जिसको हम सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, इससे इस दरमियान अब क्या हो जाता है, ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने बांट के बहुत अच्छा से लिखा है ताकि आपको टॉपिक वाइज समझ आए। भारत में क्राउन का शासन आ जाता है, यानी ब्रिटेन की महारानी के नाम पर यहां पर शासन चलने लगता है। अब क्या होता है, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल गई भारत को, तब तक क्या हुआ, भारत में जो है वायसराय का पद जो है सर्वोच्च हो गया, और इंग्लैंड में जो है भारत का हेड जो था उसको क्या कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, जिसे भारत का सचिव भी कहा जाता था। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा,
राजकीय अभिलेख को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख ने जैसे कि 1600 से लेकर के 1857 की काल अवधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत अपना जो है वर्णन दिया है, ठीक है। जैसे राजकीय अभिलेख के दौरान निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे और अच्छा से डिस्कस करें। निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर के सर्वोच्च सत्ता तक के प्रशासन के सभी पहले जो है इसमें शामिल होते थे, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, एक इसमें था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हिंदी में निदेशक मंडल भी बोलते थे। ये क्या देखता था? व्यापारिक ट्रेड यानी व्यापारिक मामलों को ये देखता था, ठीक है। निदेशक मंडल जो है इसकी जानकारी किसको देता था? क्राउन को देता था, ठीक है। मतलब कि जो वायसराय आ गया था तो वहां जाकर के, ठीक है, मतलब इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। 1765 से 1784 तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार प्लस प्रशासन दोनों देखता था। यानी 1765 से 1784 का तक जो पीट्स इंडिया एक्ट तक था, तब तक क्या था? व्यापार प्लस प्रशासन दोनों देखता था। लेकिन जब 1784 के पीट्स इंडिया जब आया, तब क्या किया? व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया। भाई यहां तक तो ठीक था, जब इसके बाद जब ये पीट्स इंडिया एक्ट आया तब अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया? ध्यान से देखो, दस्तावेज को अलग कर दिया, जैसे व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया। अब व्यापार को अब कौन देखता था? निदेशक मंडल देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले ही देखता था, ठीक है। प्रशासन के लिए नियंत्रण मंडल बना दिया, नियंत्रक मंडल बना दिया, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते थे, ठीक है। तो प्रीलिम्स से पूछेगा कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, तो ये सब हुआ था, अलग हो गया था व्यापार प्रशासन, है ना, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल। इसको गांठ मान लो, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब ब्रिटिश महारानी ने प्रशासन संभाला तो इनसे जो है बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीके से राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखा गया। अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी जब पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी अभिलेख जब इतिहास को भी देखते हैं तो इसका भी है सृजन करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। अच्छा, भारत में यूरोपियों का आगमन बहुत अच्छा से देख लो, भारत के में व्यापार और इतिहास को जानने में ये सहायक होते हैं। जैसे पुर्तगाली आया, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। आगमन को मैंने दर्शाया है, ठीक है। उसके बाद अन्य स्रोत को भी देख लेते हैं। इनमें समकालीन वृत्तांत जीवन भी साहित्य भी शामिल है, जैसे यात्रा हो गया और जो वृत्तांत जो विदेशी लोग आए थे भारत उसमें, है ना। यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने 18वीं सदी शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज की भारत में। समाचार पत्र और पत्रिका 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी मतलब 1701 के बाद। और 1701 में क्या चल रहा था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था भारत में। राजा राम मोहन राय, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं ना, हिस्ट्री को पढ़ते हो तो रिलेट करके पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है ये यूपीएससी और पीसीएस स्टडी के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखते हैं, तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय समाज के सभी पहलुओं पर जो है सूचना दी थी इस टाइम, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोत देखो, मेंस में भी कितना अच्छा से लिख सकते हैं यदि स्रोत में पूछ दिया तो, जैसे मौखिक प्रमाण हो गया, सृजनात्मक साहित्य हो गया, लघु कहानियां हो गया, लघु मतलब छोटा कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, कविता हो गया, पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण चित्रकारी हो गया, चित्रकारी के माध्यम से हम किसी भी दर्शाव अंग्रेजों के जो है कुशासन को या उसके दमन को दर्शाते थे, मौखिक प्रमाण से दर्शाते थे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरालेख सामग्री को हम देखते हैं क्या है ना। ऐसे दस्तावेज है जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान करता है, ठीक है। जैसे कि ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ के लिए जो प्रमाण जो है सुरक्षित रखा जाता है, कहीं म्यूजियम वगैरह में आपने देखा होगा, है ना। अच्छा, व्यापक तौर पर इन राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है ना। एक केंद्र सरकार की पुरालेख, एक राज्य सरकार की पुरालेख जहां पर हिस्ट्री वगैरह को अच्छे से संजोए के रखा जाता है, न्यायिक अभिलेख हो गया, मध्यवर्ती अधीनस्थ प्राधिकरण अभिलेख हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। न्यायिक अभिलेख में जैसे कि देख लो, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या था अंग्रेज के टाइम में, जैसे एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। इन तीनों में जो है प्रांतीय न्यायालय भी ये था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसको एकदम माइंड में याद रखना। न्यायिक अभिलेख में तो ये सब आप दर्शा सकते हैं। अच्छा, इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख और विदेशों से उपलब्ध सामग्रियां भी स्रोत के माध्यम से हमारे लिए काम करती है। केंद्र सरकार की पूरा अभिलेख, थोड़ा सा ये हम अंग्रेजों की टाइम की केंद्र सरकार की पूरा लेख की बात कर रहे हैं, ध्यान से रखना, ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली में जैसे कि अभी क्या है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार बना है, 18वीं शताब्दी के तक ये जो है एक बहुत ही वर्तमान तक भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है हिस्ट्री को, चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए, है ना।
अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, उसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, 1857 का चार्टर्ड एक्ट आया। ये सभी जो है महत्वपूर्ण जानकारी इस एक्ट के तहत सूचना और संदर्भ को स्रोत को रखा गया था, है ना। तो उस टाइम का केंद्र पुरालेख अभिलेख के बारे में पूछेगा तो ये सब का आप जिक्र जरूर करना, है ना। अच्छा, थोड़ा थक जाते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, एक जेम्स रेनल को आप याद रख लेना फैक्ट के तौर पे, वैज्ञानिक मानचित्रक था, प्रथम जनरल सर्वेयर ऑफ बंगाल था, है ना, इसको याद रख लेना, है ना। अच्छा, राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं, इसे अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रकार की जो है राज्य सरकार के द्वारा वहां रखा जाता था, है ना। जैसे जहां अंग्रेज का शासन था, जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, मद्रास, सिख राज्य में, इन सभी जगह पर जो है प्रांतीय जो है संभाग भी जो है स्थापित किए गए थे, ताकि गवर्नर जनरल द्वारा, ताकि वहां पर जो है इतिहास के कुछ स्रोतों को अच्छा से रखा जा सके। न्यायिक अभिलेख में फोर्ट सेंट जॉर्ज मेयर कोर्ट वहां स्थापित किया गया था। इसमें जो है 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे, मद्रास और एक कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता उस समय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, याद रखना, कलकत्ता में। उच्च न्यायालय वर्तमान में न्यायिक पुरालेख सुरक्षित रखा गया, अभी जो वर्तमान जो उच्च न्यायालय उसमें भी रखा गया है ना। जैसे क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट के मामले भी वहां जो है रखे जाते थे और अभी भी रखे जाते हैं और अंग्रेजों के टाइम में भी रखे जाते थे, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज ने, एक बात याद रखना, अंग्रेज जो अपना जो वर्क करते थे ना यार, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत संभाल के वो चीजों को रखते थे, ठीक है। इसीलिए ना उसकी जानकारी हमें आजकल बहुत टाइप में मिलती है ना। अच्छा, नई दिल्ली में देख लो, जैसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी है, निजी अभिलेखागार में सुरक्षित किया गया, व्यक्तिगत या पारिवारिक जो उस समय जो है लिखा गया था। यूरोपियन संग्रहालय के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या क्या था, सुरक्षित रखा गया है, विदेश में भी जो है बहुत सारे संग्रहालय हैं। जीवनी साहित्य और स्मरण वृत्तांत यात्रा को थोड़ा देख लेते हैं, ये सभी समकालीन दस्तावेज के रूप में, प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी कार्य क्या है, जो आए थे, स्रोत मतलब उपयोगी स्रोत जिससे हमको पता चलता है, कई व्यापारी भारत आए, है ना। उसके बाद जैसे वास्को द गामा देख लो आप, मिशनरी कई भारत आए, यात्री हो गया, सिविल सर्वेंट हो गया, उस टाइम सिविल सर्वेंट भी तो भारत आते थे और इन्होंने भी जो है अपने आप में डायरी में कुछ नोट किया, भारत के बारे में लिखा, तो उससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी ने कई लिखित स्रोत दिए जो भारत की जानकारी में साधन होते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो, इन लेखों समूह में सर्वप्रथम मिशनरी आते हैं। मिशनरी क्या था, इसको मेंस में लिख सकते हैं। इन्होंने स्थानीय निवासियों को सुसमाचार का मतलब प्रचार करने के लिए यहाँ समाजों को प्रोत्साहित किया, लेकिन प्रोत्साहित किया मतलब इनका ऐसे मन था कि मिशनरी यानी ईसाईयत को फैलाना, है ना। इसका लक्ष्य ईसाई को फैलाना था। आर्थिक सहायता इसको मिलती थी, किससे आर्थिक सहायता मिलती थी, प्रशासन द्वारा। जैसे कुछ सिविल सर्वेंट जैसे जॉन सॉर चार्ल्स ग्रेट ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो है समर्थन भी किया था, ठीक है। अब भाई अंग्रेज है, सिविल सर्वेंट है, उधर से आ रहा था, वो तो ये करेगा ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट वे में इससे छाट करके इसको लिखा है, ठीक है। यात्रा को लिखते हैं, विदेशी यात्रा वृत्तांत को पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी के यात्रा वृत्तांत बेहद मूल्यवान है। एग्जाम्पल के तौर में जॉन फॉस्टर, जिन्होंने बंगाल से कश्मीर तक की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड गए, उसने भी यात्रा को दिया। क्योंकि ये सब टॉपिक आप मेंस में थोड़ा लिख सकते हो ना, या हो सकता है इसको हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, प्री में आपके, है ना। इनके द्वारा भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में लिखा गया। अन्य महत्वपूर्ण विदेशी वृत्तांत जानकारियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थी या जो दिया, जैसे कि मान के चलो, देखो मैंने क्षेत्र में बांट लिया, जैसे कि मान के चलो ये हो गया दक्कन का क्षेत्र हो गया, तो कौन आया था दक्कन के क्षेत्र में, बेंजामिन हेड आया था। इसने क्या बताया, प्रायद्वीप के आर्थिक जो है उत्पाद के बारे में ये जो है डिस्कस किया, ठीक है, उसके बारे में बताया। और इसकी एक बुक भी इंपॉर्टेंट है, सेवरल टू अर्थ थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द पेनिसुला, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कितना अच्छा। जैसे कि कच्छ के, गुजरात के कच्छ के बारे में कौन बताया, तो जेम्स बर्न ने बताया, विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, है ना, इसके बारे में लिखा। जैसे सिंध के बारे में अलेक्जेंडर बर्न्स ने लिखा, सिंध का क्षेत्र के बारे में कि यहाँ की आर्थिक स्थिति को और उसके ये को बताया। सिलीमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीमैन अवध के क्षेत्र में आया और यहाँ की जानकारी दी, इसका बुक भी है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी पूछा गया है। अवध, जैसे कि जॉन बटलर एक था, असम की पहाड़ी क्षेत्र में आकर के इन्होंने यहाँ की जानकारी दी। तो कितना अच्छा मेंस में अगर हम ऐसे करके शॉर्ट करके लिखते हैं तो आपको बताओ याद नहीं होगा, और कितना अच्छा इसको मैपिंग थ्रू भी हम याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे 19वीं से 20वीं शताब्दी से 1800 के बाद क्या हुआ, समाचार पत्र पत्रिका अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न दस्तावेज भी प्रकाशित होने लगे। जैसे बंगाल में बंगाली भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, इन सभी ने जो है आम आदमी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी द्वारा निजी व्यापार की कुरीतियों को बताने के लिए गया था। यानी कि
अंग्रेजों द्वारा ही पहले किया गया था, समाचार पत्र लाया गया था, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि कंपनी के अंदर भी कुरीतियां कुछ हो रही है। इसी को देखते हुए याद रखना, जहां जेम्स अगस्टन हिके ने जो है 1780 में बंगाल गजट जो है कलकत्ता के जनरल एडवाइजर थे, इन्होंने जारी किया था भारत का पहला समाचार 1780 में बंगाल गजट आया था नामक पहला जो है समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था। प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण समाचार उस टाइम जैसे कि प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति और 1856 तक जारी रहा, ये जो नीति जारी रहा और देश में समाचार पत्रों का विकास के लिए प्रोत्साहन करता रहा। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समाचार को यहाँ से आप देख सकते, जी सुब्रमण्य अय्यर का द हिंदू, जिसको आप यूपीएससी के लिए पढ़ते भी है, और स्वदेशी मित्र है ना, केसरी हो गया बाल गंगाधर तिलक का, उसके बाद आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और चूंकि अब जाते हैं और भी आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा है। विदेशी प्रकाशन को अच्छे से पढ़ना है, जैसे रामकृष्ण वर्मा का लंदन से इंडियन हो गया, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन वाला जी, मैडम भिकाजी कामा का, हाँ ये मैडम भिकाजी कामा का पेरिस में वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद समाचार पत्रों का महत्व मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। जैसे ये क्या करता है, इसका महत्व, जनमत निर्माण करता है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये है ना, लोगों तक बात समाचार पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम बना, किसी भी घटना को लोगों तक बेहतर और निर्धारित रूप से पहुंचाया इसने। औपनिवेशिक शासन के दौरान नकारात्मक प्रभाव को सामने रखा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को आधुनिक इतिहास के स्रोत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मौखिक प्रमाण में, जैसे मौखिक इतिहास अभिलेख स्रोत से मदद मिलती है इतिहास को जानने के लिए, व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए, ये सभी प्रमाण जो है दिए गए थे। जैसे मौखिक प्रमाणिकता कालक्रम का इसमें थोड़ा अभाव माना गया है, मौखिक में स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन जानकारी से थोड़ा मदद मिलता है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सृजनात्मक साहित्य है ना, जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुई अंग्रेजी और देसी भाषाओं के नवीन साहित्य के रूप में विकास हुआ, जहां देसी भाषाओं और प्राचीन साहित्य को भी जो है ये हुआ। ठीक है, जैसे नवीन साहित्य के केंद्रों में जैसे प्रवावधीन और जो भारतीय काव्य का जो हमें दर्शन देखने को मिलता है, जो जिससे हम जो है अपनी बात को रखते हैं, जैसे मंच अभ्युदय हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि और भी जैसे वास्तव में भारतीय रोमांटिक, यहाँ पर देख लो, रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक मुख्य प्रतिनिधित्व था। ठीक है, जैसे उर्दू में मोहम्मद इकबाल हो गया, हिंदी में निराला हो गया, बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम हो गया, मराठी में केशव वस्तु हो गया, मलयालम में आपका जी शक कुरूप है ना, जी शक कुरूप हो गया है ना, उसके बाद सुब्रमण्यम हो गया। भारत में इसी काल में बहुत सारे और भी जैसे जो कवि आए जिन्होंने अपनी बात रखी स्वतंत्रता के रूप में उपन्यास है ना, इसको आप थोड़ा देख लेना। इंडो यूरोपियन के संपर्क में परिणाम जो है उपन्यास था, जिसमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उदय हुआ। ठीक है, अच्छा, उस समय प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन थे, थोड़ा सा जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आपका आनंद मंठ, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे इच्छाराम और सूर्य राम का भी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। गिरजी देवी और राम तीरथ थम्माल, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब एग्जाम्पल के तौर में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेमचंद्र का उपन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र ने कल्पित साहित्य अथवा साहित्य संसार में भारत को अलग दिशा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक अच्छे से पढ़ो, जहां सामाजिक परिवर्तन तथा भारतीय ग्रामीण समाज की समझ को ये जो है प्रतिबिंबित करता है और गरीब जो है उसको बताता है। ठीक है, तो मेंस में ये पूछ सकता है। इनके लेख में क्या क्या था, इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ते भी हैं हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी होंगे, जैसे गोदान, रंगभूमि, पूस की रात, सेवा सदन, प्रेमा सदन हो गया, कफन हो गया, शतरंज के खिलाड़ी, ग्रामीण जीवन को इन्होंने जो है उद्घाटित किया, मतलब उसको सामने लाया। और उपन्यास परंपरा के तौर पे ये एक ये है, यहाँ पर देखो मेला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन्होंने दिया। अन्य विभूषण जैसे कि यहाँ पर चट्टोपाध्याय एक है, जैसे पाथेर पंचाली, बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय होगा, पाथेर पंचाली इन्होंने लिखा। लघु कहानी के तौर पर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मैं इसको थक भी गया हूँ दोस्तों, तो वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप नोट्स इसको जरूर लिखिए और जरूर क्रिएट कीजिए।